लूनी की सहायक नदियों के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों लूनी की सहायक नदियों में दो तीन सहायक नदियां इसकी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहली सहायक नदी है लूनी की जिसका नाम है जोजड़ी। बिल्कुल लूनी की पहली सहायक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। दूसरे नंबर पे लूनी की जो मुख्य सहायक नदी आती है उसमें नाम आता है बांडी का। बांडी एक है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सूकड़ी। एक है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है मीठड़ी। एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सागी। दोस्तों इस प्रकार से लूनी की 6 मुख्य सहायक नदियां हैं। बिल्कुल 6 मुख्य सहायक नदियां हैं लूनी की, जिसमें नंबर 1 जोजड़ी, नंबर 2 बांडी, नंबर 3 सूकड़ी, नंबर 4 मीठड़ी, नंबर 5 जवाई और नंबर 6 सागी। बिल्कुल 6 इसकी सहायक नदियां हैं और इन 6 सहायक नदियों में अपन बात करते हैं सभी नदियों के बारे में। तो मैं एक बार आपको डायग्राम के माध्यम से यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जहां से लूनी नदी निकलती है। हाँ अच्छा, बताएंगे मुझे कमेंट करके कि लूनी नदी निकलती कहां से है, कौन से स्थान से, इसके बारे में अपन ने कल बात की थी। हाँ कल मैंने बताया था कि कहां से निकलती है और कहां पर इसका विसर्जन होता है। तो बिल्कुल लूनी के बारे में बताएंगे, इसका उद्गम कहां होता है। उद्गम, हाँ उद्गम, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से, और ये नाग पहाड़ है अजमेर में। अजमेर में नाग पहाड़ से लूनी का उद्गम होता है। लूनी नदी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है और उसके बाद में 6 जिलों में बहने के बाद में अंत में कच्छ की रण में जाकर के ये नदी गिर जाती है। कच्छ की रण में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों बिल्कुल अगर अपन बात करें इन सभी सहायक नदियों की, तो सबसे पहले इसमें जो सहायक नदी आकर के मिलती है उस नदी का नाम है जोजड़ी। ये है जोजड़ी नदी। नदी का नाम है कौन सी? जोजड़ी। उसके बाद में दूसरी इधर से जो नदी इसमें आती है अरावली की पहाड़ियों से निकल करके, तो नदी का नाम है बांडी। बांडी आएगी। उसके बाद में बांडी के बाद में जो नदी आती है उस नदी का नाम है मीठड़ी। हाँ ये सूकड़ी। सूकड़ी के बाद में जो नदी आती है उसका नाम है मीठड़ी। और मीठड़ी के बाद में जो नदी आती है उस नदी का नाम है जवाई। और इधर से जो नदी आती है उस नदी का नाम है सागी। बिल्कुल इस प्रकार से पहले जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई और सागी, ये 6 मुख्य नदियां हैं लूनी की जो इसमें आकर के मिलती हैं। दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है जोजड़ी। जोजड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, जोजड़ी एकमात्र नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से न निकल करके और मैदानी भाग से निकलती है। जोजड़ी एकमात्र नदी है जो इसके दाईं ओर से आकर के मिलती है। जोजड़ी एकमात्र नदी है जो इसके दाईं ओर से आकर के मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो अधिकांशतः बाईं ओर से आकर के मिलती हैं दोस्तों। बिल्कुल बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाईं ओर से, और ये जितनी भी नदियां हैं वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये जितनी भी नदियां हैं ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। बाकी जोजड़ी जो नदी है वो मैदानी भाग से निकलती है। तो एक प्रश्न तो यहाँ पर कई बार इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से न निकल करके मैदानी भाग से निकलती है, तो नाम आ जाएगा जोजड़ी। अरावली की पहाड़ियों से न निकल करके मैदानी भाग से निकलती है। बिल्कुल दोस्तों, अब अपने यहाँ पर इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पर और देखेंगे कि विशेषता ये जो लूनी नदी है, लूनी नदी में अधिकांश जो नदियां हैं वो बाईं ओर से आकर के मिलती हैं, सभी इधर से आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर इस प्रतिरूप के बारे में अगर आप देखेंगे, इसका आकार अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस चीज को आप इंगित करना कि लूनी नदी जो है ये पंखाकार
और पंख जो है पक्षियों के पंख के आकार का प्रतिरूप बनाती है। हाँ, वेरी गुड। अगर बिल्कुल यहां पर प्रतिरूप का नाम पूछ लिया जाए, प्रतिरूप का नाम अगर पूछ लिया जाए तो प्रतिरूप की बात करेंगे तो लूनी नदी जो है वो पंखाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, पंखाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। हाँ, अब इसकी थ्योरी की अपन बात करेंगे। थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जोजड़ी नदी के बारे में। दोस्तों, जो जोजड़ी नदी है, इस नदी का, जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम होता है पोडलू गांव। पोडलू गांव से निकलती है। बिल्कुल, पोडलू गांव से ये निकलती है। और ये जो पोडलू गांव है, पोडलू जो गांव है ये पड़ता है नागौर में। नागौर में पोडलू गांव से निकलती है और पोडलू गांव नागौर से निकल करके दोस्तों ये नदी ददिया के निकट एक जगह है ददिया, और ददिया के निकट दोस्तों ये, और ददिया पड़ता है जोधपुर में। ददिया के निकट जोधपुर में आकर के ये नदी लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में कौन सी नदी में मिलेगी तो नाम आ जाता है कौन सी नदी, लूनी में इसका विसर्जन हो जाता है। तो एक बार दोबारा से देखेंगे लूनी की सहायक नदी जोजड़ी के बारे में एक बार फिर से देखेंगे कि जोजड़ी नदी पोडलू गांव नागौर से निकलती है। तो उद्गम पूछ लिया जाए जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है तो जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोडलू गांव नागौर। जबकि जोजड़ी नदी का विसर्जन कहां होता है तो नाम आ जाएगा ददिया, जोधपुर में इसका क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। बिल्कुल। अब दोस्तों यहां पर जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पर जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो इसका उद्गम पूछ लेते हैं या इसका विसर्जन पूछ लिया जाता है। हाँ, या फिर दोस्तों प्रश्न आता है कि ये जो नदी है ये मैदानी भाग से निकलती है, यानी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है और उस नदी का नाम है जोजड़ी। बिल्कुल, ये मैदानी भाग से निकलती है। बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। अच्छा, ये जो जोजड़ी नदी है मैदानी भाग से निकलती है और एकमात्र नदी है जो इसके दाईं ओर से आकर के मिलती है। दोस्तों, दाईं ओर से आकर के मिलने वाली भी एकमात्र सहायक नदी है। एक बार दोबारा से इनके बारे में देखेंगे, एक बार दोबारा से आप इनके बारे में देखेंगे कि जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोडलू गांव नागौर, विसर्जन होता है ददिया के निकट जोधपुर लूनी में। एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है और एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाईं ओर से आकर के मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी, और अगली नदी का नाम आता है बांडी नदी। बिल्कुल, बांडी नदी। अगली नदी है कौन सी, बांडी। और दोस्तों बांडी के बारे में पहले एक बात आपको बता चुका हूं कि ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। बांडी नदी के उद्गम की अगर मैं बात करूं, बांडी नदी के उद्गम की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बांडी नदी का उद्गम होता है अजमेर से। बिल्कुल, अजमेर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर पहले अपन जगह का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं क्षेत्र की। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ियों से ये अजमेर से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से अजमेर से निकल करके और लाखर नाम के स्थान पर, लाखर, और ये लाखर जो है ये पड़ता है पाली में। लाखर नाम के स्थान पर जाकर के, लाखर नाम के स्थान पर जाकर के ये नदी भी लूनी नदी में मिल जाती है। हाँ, तो दोबारा से एक बार देखेंगे, बांडी नदी का उद्गम अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बांडी नदी का उद्गम होता है अरावली की पहाड़ी अजमेर, जबकि इसका विसर्जन होता है लाखर पाली के निकट लोनी में इसका विसर्जन हो जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए, बिल्कुल अगर बात की जाए बांडी नदी के बारे में, अगर बात की जाए बांडी नदी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बांडी जो नदी है, बांडी नदी, इस नदी के किनारे, बांडी नदी के किनारे, दोस्तों बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है। तो शहर कौन सा आएगा, पाली शहर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो नाम आ जाता है बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर कि इसके किनारे एक उद्योग या जिसको मैं कहूं एक मील स्थापित की गई है और उस मील का नाम है उमेद सिंह। मील का नाम है उमेद सिंह कॉटन मिल, उमेद सिंह
कॉटन मिल। दोस्तों ये उमेद सिंह कॉटन मिल जो है ये पाली में है। उमेद सिंह कॉटन मिल पाली की उमेद सिंह कॉटन मिल जो है दोस्तों ये भी इस बांडी नदी के किनारे स्थापित की गई है। बिल्कुल हाँ, बांडी नदी के किनारे उमेद सिंह कॉटन मिल स्थापित की गई है। और दोस्तों इस उमेद सिंह कॉटन मिल के बारे में अगर बात की जाए तो उमेद सिंह कॉटन मिल राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़े की मिल है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल दोस्तों बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो नाम आता है कौन सी मिल है? उमेद सिंह कॉटन मिल पाली, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, 42 में की गई थी। बिल्कुल इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। बिल्कुल दोस्तों ये राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़े की मिल है। और इस मिल में जितना भी कपड़ा बनता है, इस मिल में जितना भी कपड़ा बनता है और कपड़े की जो रंगाई छपाई होती है, कपड़े की जो रंगाई छपाई होती है, उस रंगाई छपाई का जो गंदा पानी है, जो केमिकल का जो पानी है, वो इस नदी में खोला जाता है, इसी नदी में खोला जाता है। जिसके कारण दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं कि जो बांडी नदी है, बांडी नदी दोस्तों राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी तो कौन सी है? नाम आएगा बांडी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहां पर आपको बताऊं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो नाम आ जाएगा कौन सी नदी? बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसलिए दोस्तों इस नदी को कहा जाता है राजस्थान की केमिकल रिवर। बिल्कुल राजस्थान की केमिकल रिवर, या हिंदी में इसको कहें तो रासायनिक नदी दोस्तों इसी नदी को कहा जाता है राजस्थान की केमिकल रिवर। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे, अरावली की पहाड़ियों से अजमेर से निकलती है, लाखरपाली नाम के स्थान पर जाकर के लूनी में मिल जाती है। इसके किनारे बसा हुआ शहर की बात करें तो पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात करें उद्योग की, तो इस नदी के किनारे एक मिल स्थापित की गई है जिसका नाम है उमेद सिंह कॉटन मिल पाली। उमेद सिंह कॉटन मिल पाली जो है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। हाँ दोस्तों ये जो उमेद सिंह कॉटन मिल पाली वाली है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। अच्छा, दूसरी खास बात यहाँ पर बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। बिल्कुल राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, तो नदी का नाम आता है कौन सी? बांडी नदी, जिसके कारण इसको कहा जाता है राजस्थान की केमिकल रिवर, या इसी को कहते हैं राजस्थान की रासायनिक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों हाँ, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि बांडी नदी के ऊपर, इस बांडी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हेमावास बांध। और दोस्तों ये जो हेमावास बांध है ये बनाया गया है पाली में, पाली का हेमावास बांध। बिल्कुल बांडी नदी पर बनाए गए बांध का नाम है हेमावास बांध। और ये हेमावास जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम आ जाएगा, बिल्कुल नदी का नाम आ जाएगा बांडी नदी। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद में। बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में अगली नदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली नदी आती है और नदी का नाम है सूकड़ी नदी। दोस्तों ये जो सूकड़ी नदी है, इस सूकड़ी नदी दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है वही अरावली की पहाड़ियां। पहाड़ी कौन सी होंगी? तो नाम आ जाएगा अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों ये निकलती है देसूरी की नाल।
देशूरी की नाल के पास से निकलती है और जिले का नाम अगर पूछ लिया जाए तो जिले का नाम आता है पाली। देशूरी की नाल पाली से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है सूकड़ी नदी। दोस्तों अंत में ये जो नदी है, अंत में ये जो नदी है समदड़ी, समदड़ी, और ये समदड़ी नाम का गांव पड़ता है बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में जाकर के दोस्तों ये लूणी नदी में मिल जाती है। तो नाम आता है कौन सी नदी? लूणी नदी। तो एक बार फिर से आप देख लेंगे इसको दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे। सूकड़ी नदी का उद्गम तो अरावली की पहाड़ी, देशूरी की नाल, पाली, हाँ, और विसर्जन इसका होता है समदड़ी बाड़मेर के निकट लूणी में इसका विसर्जन हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ। उसके बाद में बात करते हैं दोनों चीजों के बारे में, मैं एक बार दोबारा से आपको दोहरा देता हूं। दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्गम अगर पूछ लिया जाए तो सूकड़ी का उद्गम होता है अरावली की पहाड़ी, देशूरी की नाल, पाली से, जबकि इसका विसर्जन होता है समदड़ी बाड़मेर के निकट लूणी नदी में इसका विसर्जन होता है। दोस्तों ये जो सूकड़ी नदी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों इस सूकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बांकड़ी बांध। बिल्कुल, बांकड़ी बांध जो है ये बांकड़ी नाम के स्थान पर, बांकड़ी गांव बाड़मेर में, सॉरी जालोर में बनाया गया है। बांकड़ी गांव जालोर में, बांकड़ी, हाँ, बांकड़ी बांध, बांध का नाम है बांकड़ी बांध, और ये बांकड़ी गांव में पड़ता है जालोर में। बांकड़ी बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर? और ये नदी आती है सूकड़ी नदी। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं सूकड़ी नदी के किनारे बसे हुए शहर के बारे में। दोस्तों इसके किनारे बसा हुआ शहर जो है उस शहर का नाम आता है जालोर। जालोर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दो तीन चीजें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो नाम आता है बांकड़ी बांध, बांध का नाम आता है बांकड़ी बांध। बिल्कुल यहाँ पर यह प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बिल्कुल यह प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बांकड़ी बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो नाम आ जाता है बांकड़ी बांध से लाभान्वित जिले का नाम आ जाता है जालोर। बिल्कुल जालोर जो है ये बिल्कुल ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जालोर, जो इसके किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है ग्रेनाइट सिटी जालोर। दोस्तों बिल्कुल इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, उसके बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं अगली नदी, तो अगली नदी आती है जिस नदी का नाम है मीठड़ी। अगली नदी है जिस नदी का नाम है मीठड़ी। दोस्तों ये जो मीठड़ी नदी है ये भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ी, और अरावली की पहाड़ी दोस्तों ये भी निकलती है पाली से। अरावली की पहाड़ियों से पाली से निकल करके, और दोस्तों ये जो है मंगला के निकट, मंगला, और मंगला सबको पता होगा मंगला पड़ता है बाड़मेर। बिल्कुल मंगला के निकट बाड़मेर में जाकर के ये भी लूणी नदी में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मीठड़ी जो नदी है, मीठड़ी नदी का उद्गम और विसर्जन दो चीजें आपको याद रखनी है। दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक अरावली की पहाड़ी से उद्गम होता है पाली से, और विसर्जन होता है मंगला बाड़मेर से। बाड़मेर में लूणी में इसका विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर दो ही चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मीठड़ी के बारे में नहीं है, केवल उद्गम और विसर्जन। उसके बाद में हाँ चलते हैं उससे आगे। अगली नदी कौन सी आती है? जवाई नदी। जवाई नदी, दोस्तों ये जो जवाई नदी है, जवाई नदी ये निकलती है गोरिया गांव से। गोरिया गांव, और ये गोरिया गांव पड़ता है बाली तहसील में, और बाली पड़ता है पाली तहसील में, पाली जिले में। दोबारा से एक बार देखेंगे। हाँ, प्रश्न पूछ लिया जाए जवाई नदी का उद्गम, जवाई नदी का उद्गम कहाँ होता है? जवाई नदी का उद्गम कहाँ होता है? दोस्तों जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव, बाली तहसील, पाली। बिल्कुल जवाई का उद्गम होता है, जवाई का उद्गम होता है गोरिया गांव, बाली, पाली से। बिल्कुल इसका उद्गम होता है।
हाँ, उसके बाद में बात करते हैं इसके विसर्जन की। अगर विसर्जन की बात की जाए, विसर्जन की बात की जाए दोस्तों, ये बालोतरा के पास जाकर के, बालोतरा के पास जाकर के बाड़मेर में, और ये लूनी नदी में मिल जाती है। बिल्कुल, कौन सी नदी में मिल जाएगी? तो नाम आ जाएगा लूनी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बालोतरा से पहले, बिल्कुल बालोतरा से पहले गुढ़ा नाम के स्थान पर जाकर के मिल जाती है। बिल्कुल हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जवाई जो नदी है इस पर बनाया गया है एक बांध, और उस बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई बांध, और जवाई बांध जो है, ये जवाई बांध है सुमेरपुर में, सुमेरपुर, और सुमेरपुर पड़ता है पाली में। हाँ, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। बिल्कुल, जवाई बांध पर, जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? जवाई बांध। दोस्तों ये जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसी को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसी को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो कौन से बांध को कहते हैं? नाम आता है कौन सा बांध? जवाई बांध, जिसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। हाँ दोस्तों, यहां पर, हाँ बिल्कुल, अगर यहां पर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस बांध को पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति कौन से बांध से की जाती है? पानी की आपूर्ति कौन से बांध से की जाती है? दोस्तों इस बांध को जब पानी की कमी आ जाती है तो इसको पानी की आपूर्ति की जाती है सेई बांध से, और सेई बांध जो है वो सेई नदी पर बनाया गया है उदयपुर में। और ये मैं आपको पिछली क्लास में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल, उसके बाद में देखेंगे एक बार दोबारा से, हाँ दोबारा से एक बार आप देखेंगे कि जो जवाई नदी है, जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव, बाली तहसील, पाली। विसर्जन होता है इसका बालोतरा से पहले, हाँ गुढ़ा के आसपास इसका विसर्जन हो जाता है बाड़मेर में, लूनी नदी में। इसके किनारे, इसके नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जवाई बांध, सुमेरपुर पाली में। और इस बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और इसको पानी की आपूर्ति की जाती है सेई बांध से, और सेई बांध पड़ता है उदयपुर में। और नदी की बात की जाए तो नदी आ जाएगी कौन सी? सेई नदी। सेई नदी पर सेई बांध, सेई नदी पर सेई बांध बनाया गया है जिसके माध्यम से इस बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों ये थी बात विशेषता जवाई नदी की। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जवाई की एक सहायक नदी है, जवाई की एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है, हाँ एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है खारी। दोस्तों ये खारी जो नदी है ये जवाई की सहायक नदी है। एक खारी नदी में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक खारी नदी में आपको पढ़ा चुका हूँ बनास की सहायक नदी खारी, एक बनास की सहायक खारी, बनास की सहायक खारी, और दूसरी जवाई नदी की सहायक खारी। दोस्तों तीसरी एक खारी नदी आएगी जो गिरती है शाम्बर झील में। इस प्रकार से तीन जो नदियां हैं वो खारी के नाम से राजस्थान में बहती हैं, तीन नदियां खारी के नाम से राजस्थान में बहती हैं। दोस्तों ये जो खारी नदी है, ये जो खारी नदी है जवाई की सहायक है, और ये खारी नदी, ये खारी जो नदी है ये किसकी सहायक है? जवाई की सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, यहां तक आप, बिल्कुल यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी। तो अगली नदी आती है कौन सी? सागी। दोस्तों ये जो सागी नदी है, सागी जो नदी है ये नदी सेरगांव, और सेरगांव पड़ता है सिरोही में, सेरगांव सिरोही से निकलती है, सेरगांव सिरोही से निकलती है, और सेरगांव सिरोही से निकल करके और बालोतरा के दक्षिण में, थोड़ा सा नीचे की साइड में दक्षिण में, बालोतरा के दक्षिण में बाड़मेर में जाकर के, बाड़मेर में जाकर के, और ये नदी भी लूनी नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी में मिल जाएगी? लूनी नदी में। सागी, सागी जो है, सागी जो नदी है, सागी जो नदी है ये सेरगांव सिरोही से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ ये जो सागी नदी है इसका केवल उद्गम और विसर्जन दो चीजें आपको याद करनी है। बिल्कुल
हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ये थी लूनी की सहायक नदियां, बिल्कुल लूनी की सहायक नदियां। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी की। और अगली नदी की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः अगली जो नदी है राजस्थान की प्रमुख नदी, और नदी का नाम है घग्गर, घग्गर नदी, घग्गर नदी। हाँ दोस्तों, ये जो घग्गर नदी है, घग्गर जो नदी है, इस नदी के कई नाम हैं। अन्य नामों की अगर अपन चर्चा करते हैं, घग्गर नदी के अन्य नामों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो दोस्तों इसी का नाम है, इसी को कहते हैं, घग्गर नदी को कहते हैं मृत नदी, घग्गर नदी को मृत नदी। प्रश्न आता है एग्जाम में, किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो नाम आ जाएगा कौन सी नदी, घग्गर नदी। इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी नदी को कहते हैं प्राचीन कालीन सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, इसी को कहते हैं सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी इसको कहा जाता था वैदिक काल में, वैदिक काल में इसी को कहते थे सरस्वती नदी। दोस्तों इसी को कहते हैं द्रसद्वती, इसी को कहते हैं द्रसद्वती नदी, बिल्कुल इसी को कहते हैं द्रसद्वती नदी। और दोस्तों इसी नदी को कहा जाता है, इसी नदी को कहा जाता है, हाँ पाकिस्तान में इसी को नदी को कहते हैं हकरा के नाम से, इसको पाकिस्तान में इसको कहा जाता है हकरा, बिल्कुल पाकिस्तान में इसको कहते हैं हकरा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को प्राचीन काल में कहते थे राजस्थान का शोक, इसी नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। तो जो घग्गर नदी है, इसके अन्य नामों की अगर अपन बात करते हैं, घग्गर नदी के अन्य नामों की बात करते हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी को कहते हैं नट नदी, इसी को कहते हैं, बिल्कुल नट नदी भी इसी को कहा जाता है, नट नदी भी इसी को कहते हैं। हाँ देखते हैं आगे, एक बार दोबारा से आप देखेंगे, दोबारा से एक बार आप देखेंगे, घग्गर नदी जो है इसको मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी जो है इसको सरस्वती नदी भी वैदिक काल में कहते थे। द्रसद्वती नदी भी इसी को कहा जाता है, हकरा कहते हैं इसको पाकिस्तान में, और राजस्थान का शोक इसको प्राचीन काल में कहते थे। आजकल तो इसमें बाढ़ वाड़ नहीं आती, पहले इसमें बाढ़ आती थी। इसी को कहते हैं नट नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नाम इसके, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें आप इसका। हाँ उसके बाद में देखते हैं इस नदी का उद्गम, उद्गम देखते हैं दोस्तों इस नदी का। तो मैं आपको बिल्कुल उद्गम अगर इसका देखते हैं तो मैं आपको दोनों मानचित्र में बता देता हूं। पहले अपन देखेंगे भारत के मानचित्र में, और उसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान के मानचित्र में। दोस्तों भारत के मानचित्र में अगर देखा जाए, भारत के मानचित्र में अगर देखा जाए तो ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, इधर से निकल करके आती है, राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में बहने के बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। इस प्रकार से ये अपने भारत के लोकेशन में इस प्रकार से बहती है। दोस्तों ये नदी है, तो नदी का नाम आता है कौन सी नदी, हाँ ये नदी है, नदी का नाम आता है कौन सी नदी, घग्गर नदी। और अगर देखा जाए राजस्थान, अगर देखा जाए राजस्थान के मानचित्र में, दोस्तों राजस्थान के मानचित्र में अगर देखा जाए तो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान में। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये आती है हिमाचल प्रदेश से निकल करके, और राजस्थान के 2 जिलों में बहने के बाद में, और ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। दोनों तरीके से मैं आपको हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। भारत के मानचित्र में और राजस्थान के मानचित्र में इसकी ये लोकेशन होगी, स्थिति होगी। अब इसके बाद मैं आपको, हाँ इसके बाद में आपको विदाउट मानचित्र आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं, कहां से निकलती है, कहां से इसका उद्गम होता है और कहां इसका विसर्जन होता है। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों, ये नदी निकल करके आती है इस प्रकार से। देखा जाए तो दोस्तों इस नदी की आकृति जो है वो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान या प्याले नुमा इसकी आकृति होती है। बिल्कुल अंग्रेजी के यू अक्षर के समान या प्याले नुमा इसकी आकृति होती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसकी आकृति प्याले नुमा या प्याले नुमा
या अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। बिल्कुल, हाँ, अर्धचंद्राकार। दोस्तों ये जो नदी है ये निकल करके आती है कालका से, और कालका पड़ता है शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, और शिवालिक की पहाड़ियां, और ये जगह है, जगह का नाम पड़ता है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, ये हाँ, अगर 3 तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर राज्य का नाम आ जाए, राज्य का नाम आ जाए तो हिमाचल प्रदेश, राज्य का नाम आ जाए तो हिमाचल प्रदेश, पहाड़ियों का नाम पूछा जाए तो शिवालिक की पहाड़ी, और जगह का नाम पूछा जाए तो कालका से निकलती है घग्गर नदी। बिल्कुल, उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन शिवालिक की पहाड़ियों से कालका हिमाचल प्रदेश से निकल करके। दोस्तों ये नदी पहले बहती है हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद में नदी बहती है पंजाब में, और पंजाब के बाद में नदी बहती है हरियाणा में, और हरियाणा में बहने के बाद में दोस्तों ये जो नदी है ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। हाँ बिल्कुल, दोबारा से एक बार देखेंगे। कालका शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा में बहने के बाद में टिब्बी हनुमानगढ़ में जाकर के राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में ये बहती है हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में बहने के बाद में ये बहती है गंगानगर में। बिल्कुल, गंगानगर में बहती है, गंगानगर, और गंगानगर में बहने के बाद गंगानगर में बहने के बाद में दोस्तों ये नदी एक जगह है, जगह का नाम है बिंदु बिजोर, और बिंदु बिजोर नाम के स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में। तो ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये नदी कि घग्गर नदी पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो नाम आ जाएगा बिंदु बिजोर पाकिस्तान। और उसके बाद में अंत में ये फोर्ट अब्बास पड़ता है पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास के निकट जाकर के दोस्तों ये नदी लुप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ देखते हैं एक बार दोबारा से। बिल्कुल दोस्तों, ये जो नदी है, हाँ, कालका शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा में बहने के बाद में टिब्बी नाम के स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर 2 जिलों में बहने के बाद में बिंदु बिजोर नाम के स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में अंत में ये फोर्ट अब्बास के निकट जाकर के लुप्त हो जाती है। दोस्तों ये बनता है इसका डायग्राम। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इस नदी की, घग्गर नदी की थ्योरी के बारे में। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, थ्योरी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे घग्गर नदी का उद्गम। और घग्गर नदी के उद्गम की अगर अपन बात करते हैं, दोस्तों वही जगह आती है, जगह का नाम है कालका शिवालिक की पहाड़ी, और राज्य बताएंगे तो नाम आता है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। हाँ, राजस्थान में प्रवेश होता है इसका, राजस्थान में प्रवेश करती है ये टिब्बी से, और टिब्बी पड़ता है हनुमानगढ़, बिल्कुल टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवाह, राजस्थान में इसका प्रवाह होता है दोस्तों 2 जिलों में, राजस्थान में इसका प्रवाह 2 जिलों में होता है। नंबर 1 हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़। नंबर 2 गंगानगर, गंगानगर। बिल्कुल 2 जिलों में बहती है। और 2 जिलों में बहने के बाद में, 2 जिलों में बहने के बाद में पाकिस्तान में इसका प्रवेश होता है, पाकिस्तान में प्रवेश। और पाकिस्तान में दोस्तों ये प्रवेश करती है, एक जगह है, जगह का नाम है बिंदु बिजोर। और बिंदु बिजोर नाम के स्थान से जाकर के ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल पाकिस्तान में। और उसके बाद में दोस्तों अंत में ये लुप्त होती है, लुप्त होती है। तो लुप्त हो जाती है ये फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास के निकट पाकिस्तान में ये लुप्त हो जाती है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका। और उसके बाद में दोस्तों वैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां होती हैं, अंतर प्रवाही वाली जो नदियां होती हैं, उसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। क्योंकि अंतर प्रवाही वाली जो नदियां होती हैं उसमें, अंतर प्रवाही वाली जो नदियां होती हैं उसमें पानी कम ज्यादा हो सकता है। अगर पानी ज्यादा आता है तो वो थोड़ी दूर, लंबी दूरी तय कर लेती है, और अगर पानी कम होता है तो वो पहले ही लुप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि विशेषता इसकी जो लंबाई है, इसकी विशेषता जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर के समथिंग मानी जाती है। हाँ लगभग इसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर मानी गई है, 465 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई मानी जाती है। हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी यहाँ पर अगर अपन बात करें दोस्तों, इसको सरस्वती नदी कहते थे। चलिए ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अंतः प्रवाही नदियों में ये राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। बिल्कुल राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल यहां से कई बार आपसे कई बार प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आ जाएगा कौन सी नदी, घग्गर नदी अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये जो नदी है, हाँ इसको वैदिक काल में, नाम आ जाएगा कौन सा काल, तो वैदिक काल में सरस्वती नदी इसको कहा जाता था। वैदिक काल में क्या कहते थे इसको, सरस्वती नदी कहा जाता था। कौन से काल में, तो नाम आता है वैदिक काल में। हाँ इसी को कहते थे सरस्वती नदी। बिल्कुल दोस्तों 3 राज्यों से, और 3 राज्य कौन कौन से होंगे मैंने भी आपको बताया है। 3 राज्य कौन कौन से होंगे मैंने भी आपको बताया है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। बिल्कुल 3 राज्यों से बहकर आने वाली, 3 राज्यों से बहकर आने वाली, 3 राज्यों से बहकर आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है दोस्तों। बिल्कुल एकमात्र नदी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा सा प्रश्न आता है कि 3 राज्यों से बहकर आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, तो नाम आ जाएगा कौन सी, घग्गर नदी। दोस्तों दूसरी खास बात, हिमालय से आने वाली, हिमालय से राजस्थान में
आने वाली, हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी। दोबारा से इस चीज को आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है और नदी का नाम है घग्गर नदी, जो हिमालय की पहाड़ियों से निकल करके आती है और राजस्थान में बहती है। बाकी कोई भी नदी हिमालय से निकल करके राजस्थान में नहीं आती है, एकमात्र नदी है। हाँ बिल्कुल, हाँ स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं दोस्तों। हाँ। उसके बाद में बात करते हैं इस घग्गर नदी के बारे में। दोस्तों राजस्थान की घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी ये राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है और ये भी है कौन सी? घग्गर, जो बिल्कुल एकमात्र राष्ट्रीय नदी है, नाम आता है घग्गर नदी। हाँ दोस्तों, इसके बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश कहा जाता है, नाली प्रदेश। इसके बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश या घग्गर प्रदेश कहा जाता है। इसके बहाव क्षेत्र को कहेंगे नाली प्रदेश या बहाव प्रदेश, नाली प्रदेश या घग्गर प्रदेश। दोस्तों इसी घग्गर नदी के किनारे, इस नदी के किनारे प्राचीन कालीन कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी, इसी नदी के किनारे बसी हुई थी कालीबंगा सभ्यता। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको अब तक 3 सभ्यताओं के बारे में नाम दे दिया है, बता दिया है। एक आहार सभ्यता आयड़ नदी के किनारे, एक बागोर की सभ्यता और ये कोठारी नदी के किनारे, और एक कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट। दोस्तों ये जो नदी है, इसके बहाव तल से नीचे बसा हुआ शहर, और इसके बहाव तल के नीचे बसा हुआ शहर जो आता है वो है हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन, और ये इसके बहाव तल के नीचे बसा हुआ है। और यही कारण है कि जब इस नदी में पानी ज्यादा आता है, तो हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल भटनेर दुर्ग इसी के पास में है। जब इस नदी में पानी की मात्रा ज्यादा आती है तो हनुमानगढ़ में अक्सर बाढ़ के हालात बन जाते हैं, और इसलिए इसको प्राचीन काल में कहते थे राजस्थान का शोक। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। दोबारा से देख लेते हैं। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश या घग्गर प्रदेश कहते हैं। इसके किनारे प्राचीन कालीन कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी, और बहाव तल से नीचे बसा हुआ शहर हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। तो बिल्कुल अगर बात करें इस नदी घग्गर जो नदी है,
इस नदी के अपवाह क्षेत्र में, इस नदी के अपवाह क्षेत्र में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप, जलोढ़ मिट्टी इसके अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल। और यही कारण है, बिल्कुल यही कारण है कि जो अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर है, ये दोनों मरुस्थलीय जिले हैं, दोनों के दोनों मरुस्थलीय जिले हैं। लेकिन इनमें दोनों में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोनों मरुस्थलीय जिले हैं, लेकिन दोनों में जलोढ़ मिट्टी का मिश्रण मिलता है। दोनों में जलोढ़ मिट्टी का मिश्रण यहां पर मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है दोनों में। और यही कारण है कि हनुमानगढ़ में वर्तमान में चावल सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है। बाकी चावल रेतीली मिट्टी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ का मिश्रण है, इसलिए चावल उत्पन्न हो रहा है। गंगानगर में गेहूं इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि इस मिट्टी के कारण यहाँ पर गंगानगर में, इस मिट्टी के कारण गंगानगर में गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर एक और लॉजिक की, तो वो लॉजिक दोस्तों ये हो सकता है कि हनुमानगढ़ में ये बहती है एक तो भटनेर में और एक टिब्बी, दो तहसीलों में ये बहती है। भटनेर और टिब्बी दो तहसीलों में बहती है। गंगानगर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सूरतगढ़ में सबसे ज्यादा बहती है, ये सूरतगढ़ में सर्वाधिक बहती है ये गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील में। और उसके बाद में ये बहती है अनूपगढ़ में, सर्वाधिक बहती है सूरतगढ़ में, सर्वाधिक लंबाई इसकी सूरतगढ़ में है और सर्वाधिक सूरतगढ़ में है और कम है इसके अनूपगढ़ में। हाँ तो यहाँ पर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में एक स्तूप पाए जाते हैं, जो गगन नदी के अपवाह क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तूप, सर्वाधिक पाए जाने वाले स्तूप कौन से हैं, टीले कौन से हैं? कमेंट करके मुझे बताएंगे सर्वाधिक पाए जाने वाले स्तूप कौन से हैं। उसको नाम आता है, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप इस नदी के बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। बिल्कुल दोस्तों, ये तो थी अपनी मुख्य नदियां, जिसमें हाँ लूणी की सहायक नदियां और घग्गर नदी जो है अपन पढ़ चुके हैं।